Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again. So this time we are going to study another approach, that is biographical approach, which is the second unit of approaches to literature MA part 1. So here we are going to start this. First we need to understand what does it mean. So for that we will read it a little bit. The biographical approach is a traditional method of literary criticism that studies the literary work by examining the life, personality, beliefs and historical events of the author. Okay, so ये वाली अप्रोच क्या कहती है? We have read historical approach, we have read Marxist approach, we have read feminist approach, right? तो हमने देखा कि उन सभी अप्रोचेस में जो फोकस होता है ना वो डिफर करता है कि अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच की, तो अगर हम किसी वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी वर्क के साथ, तो हमने क्या करना होता है, हमने उस वर्क की हिस्ट्री चेक करनी होती है कि उस वर्क की जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, कि जिस टाइम पीरियड में वो वर्क लिखा गया था। सपोज़ कोई चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है जो विक्टोरियन टाइम पीरियड के वो राइटर थे, तो विक्टोरियन टाइम पीरियड कैसा था, क्या करैक्टरिस्टिक्स थे उस टाइम पीरियड की, है ना। और वो जो करैक्टरिस्टिक्स है, क्या वो उस वर्क जो भी उनका नॉवल है, ऑलिवर ट्विस्ट है, हार्ड टाइम्स है, या फिर कोई और नॉवल है, तो क्या उसमें वो चीज़ देखने को मिलती है। या फिर जो विलियम ब्लेक थे, वो जो राइटर थे, उन्होंने वो पोइम्स लिखी हैं, द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो कलेक्शन है उनका, उसमें एक पोइम है चिमनी स्वीपर, है ना, वो भी विक्टोरियन टाइम पीरियड का है। तो हमने चेक करना होता है कि क्या उस टाइम पीरियड के जो भी जो उस टाइम में चल रहा था, कि लेबर चाइल्ड लेबर था उस टाइम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, करप्शन थी, ये सब चीज़ें उस टाइम में मेजर थे, है ना। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं उस टाइम के वर्क पे। तो हमें ये चेक करना होता है कितनी एक्यूरेसी से, कितनी एक्यूरेट हिस्ट्री को प्रेजेंट किया हुआ है उस वर्क में, अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच लगाते हैं तो। ठीक है, फेमिनिस्ट अप्रोच लगाते हैं तो पता हमें ये जज करना होता है कि फेमिनिज्म को कैसे प्रेजेंट किया गया है, फीमेल्स को कैसे प्रेजेंट किया गया है, उन्हें क्या रोल्स दिए गए हैं, जेंडर रोल्स को कैसे एनालाइज किया गया है, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वैसे ही एक अप्रोच है बायोग्राफिकल अप्रोच। तो बायोग्राफिकल अप्रोच में इसकी अप्रोच अलग है। इसमें हमने क्या देखना होता है, इसमें हमें ये रिलेट करता है ऑथर के साथ। ठीक है, इसमें हमें देखनी होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है, पूरी लाइफ, उसमें लाइफ एक्सपीरियंस हो गए, उस पर्सन के पर्टिकुलर थॉट्स हो गए, उसका बिलीफ सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये मेन जो इसका फोकस होता है वो होता है ऑथर के ऊपर, कि ऑथर कौन है, वो किस तरह का इंसान है, कैसा उसका चाइल्डहुड था, क्या उसका बिलीफ सिस्टम है, क्या वो मानता था, क्या वो नहीं मानता था, और उसकी लाइफ को लेके क्या अप्रोच थी। ठीक है, वो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये सब जानना। और जब आपने ये सब जान लिया, उस राइटर को अच्छे से जान लिया, तो फिर आपने इस अप्रोच को अप्लाई कर देना है उसी के लिखे हुए वर्क पे, और जज करना है कि क्या उसकी जो लाइफ की जो अप्रोच थी, जो उसका लाइफ था, जो उसकी जो भी स्ट्रगल्स थे, जो भी अचीवमेंट्स थी, है ना, वो सब चीज़ें किस तरह उसके वर्क को इन्फ्लुएंस करती है। कोई अगर राइटर है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म के अंडर लिखता है, कि वो इमेजिनेशन को बहुत बढ़ावा देता है, वो रोमांटिक है, वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखता है, तो हमें जज करना होता है कि आखिर वो इंसान कैसा था, उसका चाइल्डहुड कैसा था, उसने कैसे अपना लाइफ स्पेंड किया है, और कैसे वो इतना इमेजिनरी, इतना एकदम अनप्रिडिक्टेबल वर्क लिख रहा है, वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे लिख पा रहा है। तो हम बायोग्राफिकल अप्रोच लगा के जज करते हैं, जिसमें हम उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, हम उस पर्सन की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, द बायोग्राफिकल अप्रोच इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट स्टडीज द लिटरेरी वर्क को स्टडी करना है, एग्जामिन करके। क्या एग्जामिन करके, पर्सनैलिटी एग्जामिन करनी है उस राइटर की, उसके बिलीफ एग्जामिन करने हैं, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि वो कौन से हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में वो बॉर्न हुए थे और क्या उस टाइम पे चल रहा था। की फीचर्स और पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल यूजिंग दिस अप्रोच, कौन से फीचर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं इस अप्रोच को लगाने से पहले। तो इसमें हमने वही ऑथर की लाइफ इवेंट्स चेक करने होते हैं, ऑथर के पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे रहे हैं, कि अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, और अगर अच्छे रहे हैं तो उसके वर्क में सब कुछ अच्छा होता है, अगर बुरे रहे हैं तो उसके वर्क में भी कुछ ना कुछ, है ना, सब कुछ स्ट्रगल दिखाई देता है। एजुकेशन कैसी ली थी उन्होंने, बिलीफ सिस्टम, ये रिपीट हो गया, बिलीफ सिस्टम कैसा था, पर्पस, उनकी लाइफ का पर्पस क्या था,
और हिस्टोरिकल टाइम पीरियड क्या था। तो हमने इस वर्क के अंदर एक पोइम को कंसिडर करना। अगर हम हिस्टोरिकल अप्रोच लगाते हैं तो हम हैमलेट को कंसिडर करेंगे, और अगर हम ये वाला लगाते हैं क्या बायोग्राफिकल अप्रोच, तो हम इस पोइम को कंसिडर करेंगे। ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, अच्छे से फिट हो जाती हैं यहाँ पे। तो एंड्रयू मार्वल ने लिखी थी ये पोइम टू हिज कोई मिस्ट्रेस। अगर आप नहीं पढ़ी है तो आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्क में। इवन MA1 में, MA2 में ये बहुत काम आने वाली है पोइम। टू हिज कोई मिस्ट्रेस बेसिकली क्या है, इसमें ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो लिखा है एंड्रयू मार्वल में। इसमें एक होता है बिलावट, ठीक है, और उसकी होती है और उसकी लवर होती है, ठीक है। तो उससे बेसिकली होता क्या है कि जो मेल लवर होता है वो अपनी फीमेल लवर को अप्रोच करता है, उसे अलग अलग तरीक़ों से अपने आर्गूमेंट से ही परस्यू हर टू हैव सेक्स विद हिम, है ना। ये एक ऐसी पोइम है जो एक सेडक्टिव पोइम है, ठीक है, रोमांटिक भी है, सेडक्टिव भी है, जिसमें वो अलग अलग तरीक़ों से अपनी बिलवड की प्रेज़ करता है, उसे बताता है वी डोंट हैव मच टाइम, है ना, दिस लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, सो वी शुड कम टुगेदर, यू शुड कम, ना, इससे वो उसको अप्रोच करता है टू स्लीप विद हिम। तो ये बेसिकली पोइम का मेन कॉन्टेक्स्ट है। तो टू हिज कोई मिस्ट्रेस, टू हिज कोई का क्या मतलब है, शाय, कि वो अपनी शाय मिस्ट्रेस को बोल्ड होने के लिए अपील करता है इस पोइम में। ओके, तो हम अब राइटर ने ऐसी पोइम क्यों लिखी, वाई ही रोट सच काइंड ऑफ पोइम, क्योंकि ऐसी पोइम तो कोई लिखता नहीं है ना। जनरली आप रोमांटिक लिखते हैं, पर इसने बिल्कुल सेडक्टिव पोइम लिखी हुई है। तो ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसको जज करने के लिए हम राइटर को जानेंगे। अब इस अप्रोच को अप्लाई करने वाले हैं प्रैक्टिस में। एंड्रयू मार्वल वॉज बॉर्न इन विंस्टेड हॉलवेस, इंग्लैंड। तो इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। हिज फादर वॉज अ क्लर्गी मैन, इनके जो फादर थे वो एक प्रीस्ट थे, क्लर्गी मैन प्रीस्ट होता है। एंड गेव हिम अ प्योरिटन रिलीजन अपब्रिंगिंग, यानी कि एक कैथोलिक परिवार में इनकी अपब्रिंगिंग हुई थी। कैथोलिक जो जीसस क्राइस्ट को बहुत मानते हैं और एक रूल बुक को फॉलो करते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, प्रॉपर एक रूल बुक फॉलो करते हैं। ही वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एट द एज ऑफ 12, वन ऑफ द यंगेस्ट एंट्रिस्ट, ठीक है। कैम्ब्रिज में इन्होंने स्टडी की थी और बहुत यंग एज में वहाँ पे पहुँच गए थे ये। ही बिकेम अ मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट वो होते हैं जो इमेजिनेशन को भी इमेजिनेशन के यूज़ करते हैं, अलग अलग लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करते हैं, एक बहुत ही अच्छी पोइम राइट करते हैं। नोन फॉर मिक्सिंग लॉजिक विट, ये अपनी पोइम में लॉजिक यूज़ करते थे, विट इंटेलिजेंस को यूज़ करते थे, अच्छे से इमोशंस को बताते थे। ही रिमेन्ड अनमैरिड, ये पूरी अपनी लाइफ अनमैरिड रहे थे। ही रिमेन अनमैरिड ऑल हिज लाइफ। ही वर्क क्लोजली विद जॉन मिल्टन, उन्होंने जॉन मिल्टन के साथ काम किया। सपोर्टेड रिपब्लिकन पोलिटिकल व्यूज़, पोलिटिकल लेवल पे भी ये एक्टिव थे। ही लिव थ्रू द इंग्लिश सिविल वॉर, जो इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी, इंग्लिश सिविल वॉर जो हुई थी किंग चार्ल्स वन के टाइम पे, जब जो किंग थे उनके खिलाफ जो उनकी ही पब्लिक थी, उनके ही नोबिलिटी थी, उन्होंने दे वेंट अगेंस्ट ऑफ हिम, ठीक है, वो वाली जो स्टोरी एक हुई थी। तो ये उस टाइम पे ये एक्टिव पोइट थे जब किंग चार्ल्स के साथ अगेंस्ट ही हुआ था। ओलिवर क्रोमवेल आया था और रिस्टोरेशन पीरियड जब स्टार्ट हो गया था। हिज वर्क टू हिज कोई मिस्ट्रेस मोस्टली रिजेक्ट्स हिज पर्सनल लाइफ, रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनल लाइफ। इनकी जो पोइम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस, ये इनकी ही लाइफ को रिफ्लेक्ट करती है, इनके बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करती है। कॉन्ट्राडिक्शन, जो कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में चल रहे थे, उन्हें रिफ्लेक्ट करती है। लेट्स एनालाइज इन डिटेल। एंड्रयू मार्वल was raised in strict religious environment in which he followed Catholicism, and as part of that, doing sex or having sexual thoughts was considered a sin. To contrast, when we study a poem to his coy mistress, we understand that he is openly talking about doing sex with his female partner, which may be a result of his long repressed emotions that he went it out in his poetry। तो बेसिकली क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जो एंड्रयू मार्वल थे वो एक कैथोलिक थे, यानी कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली में उनका बॉर्न हुआ था। और वो तो क्रिश्चियन फैमिली में क्या होता है कि कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं ना। तो उनका फर्स्ट जो मेजर रूल तो यही है कि आपने सेक्स के बारे में नहीं सोचना है, इन चीज़ों की तरफ, इन दुनियावी चीज़ें, मोह माया, इनसे दूर रहना है। तो यही टीचिंग उनको भी दी गई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी फीलिंग्स, जो अब है तो ह्यूमन बीइंग्स ही, फीलिंग्स तो सबके अंदर होती हैं, ही डिडंट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तो वो उनके अंदर ही रहेगी। अब वो एक राइटर थे, एक पोइट थे, तो उन्होंने क्या करा, हम बायोग्राफिकल अप्रोच को लगा के चल रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि उनके अंदर जो फीलिंग्स थी,
क्योंकि वो भी एक इमोशंस, वो भी एक ह्यूमन है, उनके अंदर भी इमोशंस है। तो उन्होंने अपने उन इमोशंस को जो वो ड्यू टू कैथोलिक नहीं वहाँ एक्सप्रेस कर पाए, तो उन्होंने अपनी राइटिंग में उसको एक्सप्रेस कर दिया। उन्होंने अपने इमेजिनरी बिलवड को जो चीज़ें वो कहना चाहते थे, जो भी उनके मन में था, वो उन्होंने उनको कह दी। तो ये चीज़ हमें ये बताती है, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें कि इन दिस पोइम ही एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ काप टीम मीन्स सीज द डे। ओके, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर ये चीज़ क्या है। देखिए, किंग चार्ल्स वन का जो टाइम पीरियड था, कि जब क्या हुआ था, जो इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी फर्स्ट, उसमें क्या हुआ था, किंग चार्ल्स थे फर्स्ट, किंग चार्ल्स इंग्लैंड के, तो उनके खिलाफ उन्हीं की पब्लिक ने बगावत कर दी थी, यानी कि वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। जब लड़ाई हो गई थी, वॉर हो गई थी, तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ सर्टेन नहीं था कि कौन जिएगा कौन मरेगा, कि आज लाइफ है कल नहीं है, क्योंकि वॉर चल रही है ना। अब किंग के अगेंस्ट पब्लिक हो गई है, तो बहुत वॉर चल रही है, किंग की तरफ से भी लड़ रहे हैं, आम जनता भी लड़ रही है, लोग मर रहे हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ है, एक डेथ का एक कॉन्सेप्ट है ना, लाइफ एंड डेथ का एक कॉन्सेप्ट है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है डेथ का, ये इंट्रोड्यूस हुआ है इनके पोइम में। एक वर्ड आता है काप डीम, का मतलब होता है सीज द डे, कि जो अभी जो टाइम चल रहा है ना, उसको कैप्चर कर लो, उसको जी लो, कि क्या पता कल है कि नहीं है। तभी तो पोइम में क्या होता है कि जो बिलवड होता है, वो अपने लवर को बोलता है कि देखो टाइम तो है नहीं, है ना, वी डोंट हैव टाइम, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत ऐसे ट्रांजिशंस है, हमें कल का नहीं पता क्या होगा। तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, डोंट सेव योर वर्जिनिटी फॉर फ्यूचर, है ना, वी शुड हैव सेक्स टुगेदर। तो वो उसको ऐसे अपील करते हैं कि देखो ज़िंदगी नहीं है हमारी, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डेथ कभी भी हो सकती है। और अगर हम इसको रिलेट करें उनकी लाइफ स्टोरी से, तो जिस टाइम पे वो एक्टिव थे, उस टाइम पे भी ये चीज़ थी, क्योंकि उस समय इंग्लिश सिविल वॉर चल रही थी, उस सिविल वॉर के चलते लोग मर रहे थे। तो वहाँ का मरना और यहाँ वो अपनी बिलवड को अपील कर रहा है कि कभी भी मौत हो सकती है, तो वो रिलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड, बायोग्राफिकल डिपिक्शन इन हिज लॉन्गिंग फॉर लव। और तीसरा क्या है, उनकी चाहत, उनकी एक आशा कि मुझे भी प्यार चाहिए। ही रिमेन अनमैरिड ऑल हिज लाइफ, सो इन द पोम ही डिपिक्टेड हिज पर्सनल फीलिंग्स। तो बेसिकली उनके अंदर भी वो जो फीलिंग्स थी प्यार के लिए, वो उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू लिख दी। वो जैसे अपनी बिलवड को प्रेज करते अगर सच में होती, तो वो प्रेज उन्होंने वहाँ ना करके, क्योंकि वो तो अनमैरिड रहे, उनकी कोई बिलव भी नहीं थी रियल लाइफ में, तो उन्होंने वो प्रेज जो थी वो अपने पोइम में कर दी, उस इमेजिनरी कैरेक्टर को, ठीक है। द पोम्स इज वर्डिंग एंड डिपिक्शन ऑफ ज्यूस वॉर्स शोज हिज क्लासिकल एजुकेशन। और जिस तरह से इन्होंने इस पोइम को लिखा है, इसकी वर्डिंग चूज़ करी है, जैसे ज्यूस को इन्होंने ज्यूश पीपल को रिप्रेजेंट किया है, वॉर को रिप्रेजेंट किया है, ये सब क्या बताता है, उन्हें क्लासिकल एजुकेशन को बताता है कि वो कितने अच्छे एजुकेटेड थे, कि उन्होंने इसको सब कुछ बहुत ही नाइसली प्रेजेंट किया है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे रेटोरिकल स्टाइल में इसको लिखा है। एट कैम्ब्रिज मार्वल स्टडीड लैटिन, उन्होंने अपने कैम्ब्रिज में क्या स्टडी की थी, लैटिन को स्टडी किया था, ग्रीक लैंग्वेज स्टडी की थी, क्लासिकल फिलोसफी स्टडी करी थी, और इन सब के यूज़ करके ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पोइम लिखी है। दिस शेप हिज पोम्स लॉजिकल स्ट्रक्चर, जो लॉजिक है उन्हें दिया है। इफ़ वी हैड टाइम बट वी डोंट, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, ये जो तरीका है, ये क्लासिकल टाइम पीरियड का राइट करने का तरीका है, रेटोरिकल स्टाइल, एकदम कन्विंसिंग स्पीच लिखा है उन्होंने। दिस स्टाइल शोज हाउ ही academic background influenced his poetic technique. To conclude, using the biographical approach, we see how Andrew Marvel's Puritan upbringing, life during political turmoil, personal unmarried status, classical education shaped his work, and that's how biographical approach works. Thank you.